इनका घोटाला सब कुछ 4,000 5,000 करोड़ का ही होता है। एंड दे ऑल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द गांधी फैमिली। ये नेशनल हेराल्ड केस जो था, जिसमें भी ये जमीन गबन घोटाला, जमीन हड़प लेना, यह भी 5,000 करोड़ का केस था, जिसमें माँ बेटे बेल पे बाहर है। बेल पे बाहर है ना, दोनों बेल पे बाहर है। अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2। सोनिया जी अक्यूज नंबर 1 है और राहुल जी अक्यूज नंबर 2 है। उसमें 5,000 करोड़ का ये घोटाला था, और अभी ये जो घोटाला हुआ है ये 4,000 करोड़ का घोटाला है। आप सोच के देखिए, तू डाल डाल में पात पात, मतलब इनके बड़े नेता 5,000 करोड़, तो छोटे नेता बोले अरे अच्छा हम भी कंपटीशन में छोड़ेंगे नहीं, हम भी 5,000 करोड़ करके दिखाएंगे। तो 4,000 करोड़ की लूट ये सिद्धरमैया जी ने किया है, उनके परिवार ने किया है। गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी, उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले। सिद्धरमैया जी के परिवार ने, सिद्धरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है, और इस पर केस चले इसकी अनुमति प्रदान की है। मुडा स्कैम मामले को लेकर के कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। राज्यपाल ने बकायदा सीएम के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा इस मुडा स्कैम मामले को लेकर के। दरअसल संबित पात्रा ने यह कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं कि आप घोटालेबाजों को बचाने के लिए तो बेंगलुरु चले गए, लेकिन आप कोलकाता जाएंगे क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोलकाता जाएंगे क्या? सीधे तौर पर उन्होंने यहां पर कोलकाता घटना का भी जिक्र किया और राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा से भी बड़ा सवाल किया है। इसी के साथ ही संबित पात्रा ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटका में भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। जो पैसा महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एसटी समाज के कल्याण के लिए आवंटित किया गया था, उस पैसे से लैम्बोर्गिनी कार खरीदी गई और खुद सीएम सिद्धरमैया ने निर्लज्जता के साथ इस घोटाले को स्वीकार किया है। सीधे ले चलते हैं आपको बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और तेजस्वी सूर्या के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनिए कैसे वो कांग्रेस पार्टी और सिद्धरमैया सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं और उनके घोटालों को उजागर कर रहे हैं। आपने चंद दिनों पहले सदन का दृश्य देखा था बजट सेशन में, उससे पहले ओथ टेकिंग भी देखी थी आपने। संविधान के प्रति अपने हाथों में लेकर ऑपोजिशन के लीडर्स ने, खास करके कांग्रेस, टीएमसी इत्यादि के सदस्यों ने संविधान का शपथ लिया था और किस प्रकार का हो हल्ला किया था। थोड़ी देर पहले और कल से ही मैं कहूंगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंगाल को लेकर हुआ है, किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है इन इंडी अलायंस के सरकारों द्वारा, उनके नेताओं द्वारा। यह आप देख रहे हैं बंगाल में भी और कर्नाटक में भी। हम आज कर्नाटक के विषय को यहां उजागर करने के लिए बैठे हैं। आप सबने खबर दी कुछ देर पहले कि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल ने, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी ने अभी चंद घंटों पहले कर्नाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी के खिलाफ केस चले, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसकी परमिशन उन्होंने ग्रांट किया है। आप सबको पता है इसके पीछे की पटकथा क्या है। कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम, मुदा मतलब मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट का ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूरू में लैंड अलॉटमेंट देखती है, उसकी डेवलपमेंट को देखती है, उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था। उसको लेकर कुछ सिविक सोसाइटी के लोगों ने, जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से कुछ टीजे अब्राहम, प्रदीप जी, स्नेहमयी कृष्णा, इन लोगों ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी को एक पिटीशन दिया था और पिटीशन में दे हैड डिमांडेड
that a permission should be granted for persecuting the Chief Minister of Karnataka. और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले, सिद्धरमैया जी के परिवार ने, सिद्धरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है, और इस पर केस चले इसकी अनुमति प्रदान की है। आखिरकार यह केस है क्या? यह मुदा लैंड अलॉटमेंट फ्रॉडुलेंट केस ये क्या है? आप देखिए, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई लैंड एक्वायर करती है वो लेआउट के लिए, कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बदले 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है। अर्थात अगर लैंड ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो शहरी क्षेत्र में, जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं, जहां ज्यादा लाभ होने की संभावना है, जो डेवलप्ड एरिया है, उस अप मार्केट एरिया में आपको 50% जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीण क्षेत्र के जमीन के। देखिए, 2004 में सिद्धरमैया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी, उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड़ जमीन केशरी नामक के गांव है मैसूरू में, वहां उन्होंने खरीदा था। 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी, जो धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की। बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमि थी। और हाल फिलहाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये 3 एकड़ जमीन थी, उस व्यक्ति ने इसे रिक्लेम किया मुद्दा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए, मुझे ये जमीन नहीं बेचना था, फ्रॉडुलेंट तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है। और उस समय जब पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि मुद्दा ने ऑलरेडी पार्वती जी को, जो कि धर्मपत्नी है सिद्धरमैया जी की, उनको 14 प्लॉट अप मार्केट एरिया मैसूरू में दिया जा चुका है, जो कि लगभग ये पूरा का पूरा जो स्कैम है उसमें स्पष्ट है कि जितने का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक अप मार्केट एरिया में 14 लैंड अलॉटमेंट्स हुए हैं। और लगभग इसका आकलन जो वर्तमान में मीडिया और जो वहां के जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है, द होल करप्शन इन फैक्ट गोज अप टू अबाउट 3,000 to 4,000 करोड़ रुपीस। ये 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप सोच के देखिए, इनका कोई 50 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला होता नहीं है, उतनी की तो ये कॉफी पी जाते हैं। इनका घोटाला सब कुछ 4,000 5,000 करोड़ का ही होता है। एंड दे ऑल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द गांधी फैमिली। ये नेशनल हेराल्ड केस जो था, जिसमें भी ये जमीन गबन घोटाला, जमीन हड़प लेना, यह भी 5,000 करोड़ का केस था, जिसमें मां बेटे बेल पे बाहर है। बेल पे बाहर है ना, दोनों बेल पे बाहर है। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2, सोनिया जी एक्यूज नंबर 1 है और राहुल जी एक्यूज नंबर 2 है। उसमें 5,000 करोड़ का ये घोटाला था, और अभी ये जो घोटाला हुआ है ये 4,000 करोड़ का घोटाला है। आप सोच के देखिए, तू डाल डाल में पात पात, मतलब इनके बड़े नेता 5,000 करोड़, तो छोटे नेता बोल रहे हैं अच्छा हम भी कंपटीशन में छोड़ेंगे नहीं, हम भी 5,000 करोड़ करके दिखाएंगे। तो 4,000 करोड़ की लूट ये सिद्धरमैया जी ने किया है, उनके परिवार ने किया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है, मैं एक साधारण नागरिक के रूप में धन्यवाद देता हूं। पहले गवर्नर इस प्रकार के केसेस पे बैठ जाते थे, पहले इस प्रकार के केसेस पे पॉलिटिकल कंपल्शन, कोट अनकोट, इफ यू वुड रिमेंबर मनमोहन सिंह जी, देयर वाज अ टर्म इन दोज डेज ऑफ यूपीए, पॉलिटिकल कंपल्शन। पॉलिटिकल कंपल्शन होता था कि इस पे सैंक्शन नहीं देना है। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को, कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। और केवल यही नहीं,
आप सबने देखा होगा, वैसे तो ये केस मुदा घोटाले पर है, फ्रॉडुलेंट लैंड अलॉटमेंट पर है, बाकी विषय जो घोटाले के कर्नाटक पर हैं उस पर भी अभी तेजस्वी जी आपकी नजर आकर्षित करेंगे। मगर जो महर्षि वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम एसटी समाज के लिए था, जो पैसा महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे एसटी समाज के डेवलपमेंट के लिए रखा गया था, उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई थी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी। आप सोच के देखिए। और सिद्धरमैया साहब ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ही अग्रीड दैट वेल यस, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, वो तो ट्रांसफर हुआ है पैसा। आप सोच के देखिए, इस निर्लजता के साथ कर्नाटक में घोटाला हुआ है और आज पूरी देश इस बात का गवाह देगा कि हां, मोदी जी के इस राज में जो भ्रष्ट होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। और अभी मैं टीवी में देख रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बेंगलुरु पहुंचे हैं और वहां नारे लग रहे हैं, गवर्नर हाय हाय के नारे लग रहे हैं। मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहूंगा, वैसे आप देख सकते हैं मैं काला बैंड भी पहन के आया हूं क्योंकि मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी का हूं और आज देश के तमाम डॉक्टर्स काला बैंड पहने हुए हैं, मैंने भी काला बैंड पहना हुआ है। तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछूंगा, घोटालेबाजों को बचाने के लिए तो आप बेंगलुरु चले गए, मगर कलकत्ता जाएंगे क्या? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा ने कहा था। राहुल जी और प्रियंका जी कलकत्ता जाएंगे क्या? या घोटालेबाज सिद्धरमैया जी को बचाने के लिए आप सब बेंगलुरु जाएंगे? वैसे मुझे लगता है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग डीके शिव कुमार जी से थोड़ा ज्यादा पूछताछ करिएगा, तो बहुत कुछ, वैसे आप इनफॉर्मली करिएगा। डीके शिव कुमार जी से फॉर्मली कुछ मत पूछिएगा, वो तो वही बताएंगे जो कांग्रेस बता रही है, मगर थोड़ा उनके घर जाइए, थोड़ा इनफॉर्मली चाहे डीके शिव कुमार जी के साथ पीजिए, शायद कुछ तथ्य हमसे छूट गए हों तो पूरा तथ्य डीके शिव कुमार जी आपको देने में सक्षम होंगे। In a very significant development today, the Honorable Governor of Karnataka has accorded sanction for prosecution against Chief Minister Shri Siddaramaiah today regarding the allegations that he is facing in the Muda scam. Over the last few months, the Bharatiya Janata Party, as well as many social activists and RTI activists in Karnataka fighting for transparency and probity in public life, have been raising the issue of the irregularities, the illegalities in the allotment of the compensatory sites to Srimati Parvati, Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji's wife, by the Muda authority. In the last couple of months, the RTI activists had also written to the governor seeking for permission to launch prosecution against the chief minister. The allegations against the chief minister are so grave and so serious in nature that the government of Karnataka, under the leadership of Chief Minister Siddaramaiah itself, appointed earlier a single-man inquiry commission headed by a former retired IAS officer, and a couple of weeks later the Chief Minister and the Karnataka government also appointed another commission to inquire into these allegations, headed by a former judge of the Karnataka High Court. So the allegations are so serious that their own government has constituted not one but two commissions of inquiry, one headed by a retired IAS officer and one headed by a former judge of the Karnataka High Court, to look into these allegations. Therefore, the Congress party's argument today that the action of the governor to provide sanction for prosecution is colored politically is not right. It falls on fallacious grounds, because
the government itself, the Karnataka government itself at the highest levels was convinced that there is some kind of irregularities, is why they had appointed 2 commissions to look into these allegations. Sambitji has spoken briefly about what these allegations are. For the benefit of the public at large, I would want to very briefly, succinctly say what this allegation is. In 1992, 3 acres, 16 guntas of land in this village called Kesare near Mysuru, belonging to one Shri Ninga, was preliminarily acquired for making of a layout. In 1997, the final notification was made. Chief Minister at that time, the Deputy Chief Minister at that time was Siddaramaiah. In 1998, after the final notification, after a year after lapsing of the final notification, when Siddaramaiah was continuing to be the Deputy Chief Minister, the government of Karnataka denotifies the very same 3 acre 16 gunta land. In 2003, when Congress government was in power, the same land that was denotified is transferred back to the name of the original owner of the land, Shri Ninga. In 2004, by which time the layout was already formed, Siddaramaiah's son-in-law, Mallikarjun, purchases the land, the said 3 acre 16 gunta land, from this original landowner after the denotification. The point to be remembered here is at the time of the preliminary notification, at the time of the secondary notification, and at the time of the denotification, it was Siddaramaiah who was the Deputy Chief Minister. And after the land is purchased by his son-in-law, the same 3 acre 16 gunta of land through a gift deed is registered in the name of Srimati Parvati, who is Mr. Mallikarjun's sister, that is Siddaramaiah's wife. And thereafter, they apply for compensation to Muda. And while other allottees, other landowners whose lands were acquired adjacent to this particular land are allotted sites in not so upmarket locations, in only the case of Srimati Parvati, because she happens to be the Chief Minister's wife, 14 sites are allotted in the most upmarket, most expensive area of Mysuru, in lieu of the sites that were in lieu of the 3 acre 16 gunta land that was acquired. When this decision was made by Muda to compensate Siddaramaiah's wife by providing 14 sites in an upmarket locality, Siddaramaiah's son, Mr. Yatindra, was the MLA from Mysuru and was also a member of the Muda Council, and he was part of the meeting when this decision was taken. When Siddaramaiah was the Deputy Chief Minister, the land was denotified. When he was the Chief Minister, the son-in-law purchases the land and through a gift deed gives it to his wife. When Siddaramaiah was the Chief Minister again, his wife applies for compensation from Muda, who sits in the Muda Council when the resolution is passed. The Chief Minister's son, who is the MLA, he sits in the meeting, and then he awards 14 sites in an upmarket locality in the name of his mother. This in gist is the modus operandi of the Muda scam, which is not very different from the National Herald case or the kind of allegations that Mr. Robert Vadra is facing in many of his land deals. वैसे तो इन सभी कांग्रेस नेताओं ने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं,
इसलिए इनका लगाव जमीन से इतना है. Today the Honorable Governor has accorded sanction. I was seeing in a couple of news channels that the Congress leaders are saying that this is a governor versus government issue. This is not a governor versus government issue. This is a very serious issue of irregularity and corruption. The Honorable Governor has followed the due process of law. He has given show cause notice to the Chief Minister. A special cabinet was convened. The cabinet did not follow the advice of the legal precedents that were earlier given. It advised the governor to reject the prosecution naturally. The governor goes through the seriousness of the allegations, the nature of the complaint, and upon perusal of all of these things, and after due consideration of the judgments that the Supreme Court in such similar instances has given multiple times, has accorded the prosecution in this case. The Bharatiya Janata Party, Karnataka, has been demanding the resignation of Chief Minister Siddaramaiah in this very serious corruption matter. Now that the sanction has been provided, the criminal law has been set into motion. It is only natural that for an impartial probe, an independent probe, investigating agencies that report to Siddaramaiah as Chief Minister cannot be expected to function in a free and independent manner if they continue to report to him as Chief Minister. So in the interest of justice, in the interest of truth coming out, Chief Minister Siddaramaiah must take moral responsibility and forthwith resign from the position of the Chief Minister of Karnataka and make way for an impartial and independent probe. Thank you so much. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಾ ಹಗರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ತನಿಖೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ತನಿಖಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಉಳಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಘನತೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ. आपको बता दें, जब से मुडा स्कैम घोटाला सामने आया है तब से लगातार बीजेपी जो है वो सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और साथ ही सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग भी बड़ी तेजी के साथ की जा रही है. वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अब केस चलेगा. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है. सिद्धरमैया पर महसूस शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुडा को जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है. 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था. 1 अगस्त को कर्नाटका सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया. बता दें कि मुडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया
पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट टी.जे. अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि साल 1992 में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मुडा ने कुछ जमीन रिहायशी इलाकों में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। इसके बदले मुडा की इंसेंटिव 50-50 स्कीम के तहत जिनकी भूमि अधिग्रहित होती है उन्हें विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। 1992 में मुडा ने इस जमीन को डिनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग कर दिया था। 1998 में अधिकृत भूमि का एक हिस्सा मुडा ने किसानों को डिनोटिफाई कर वापस कर लिया, यानी कि एक बार फिर से यह जमीन कृषि की जमीन बन गई। अब 5 जुलाई को एक्टिविस्ट कुरुबरा शांत कुमार ने गवर्नर को चिट्ठी लिखते हुए ये कहा कि मैसूर के डिप्टी कमिश्नर ने मुडा को 8 फरवरी 2023 से 9 नवंबर 2023 के बीच 17 पत्र लिखे हैं और 27 नवंबर को शहरी विकास प्राधिकरण कर्नाटका सरकार को 50-50 अनुपात घोटाले और मुडा कमिश्नर के खिलाफ जांच के लिए ये पत्र लिखा था। इसके बावजूद मुडा के कमिश्नर ने कानून के डर के बिना हजारों साइटों को आवंटित किया। ऐसे में अब इस घोटाले को लेकर के बीजेपी मौजूदा कर्नाटका सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रही है और सीधे तौर पर देखने को मिला है कि कर्नाटका बेंगलुरु के कई सारे हिस्सों में सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार धरना प्रदर्शन करती रही है और सिद्धरमैया सरकार से इस्तीफे की मांग भी कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तक कहा कि जब खुद पार्टी के शीर्ष और वरिष्ठ नेताओं पर भी घोटाले का स्कैम है, घोटाले के मामले को लेकर के वो जमानत पे बाहर है। उन्होंने इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जिक्र किया कि कैसे नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के अक्यूज्ड नंबर 1 और 2 यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है वो जमानत पर बाहर है। ऐसे में उनके जो छोटे नेता है वो कैसे घोटाला ना कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने इससे भी बड़े घोटाले को अंजाम देने की प्लानिंग की और उन्होंने ये मुडा स्कैम कर दिया। सीधे तौर पर यहां पर संबित पात्रा ने कांग्रेस को लेकर के ये बड़ा आरोप लगाया और साथ ही कई सारे खुलासे इस मुडा स्कैम को लेकर के भी किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।